आज मैं बताने वाली हूँ गर्भधारण ना कर पाने के कारणों के बारे में। जब इनफर्टिलिटी के कारणों का हम पता लगाने के लिए हम फर्स्ट लेवल में हम कुछ इन्वेस्टिगेशन टेस्ट करवाते हैं। इनमें जांचों में हमारे ओव्यूलेशन के बारे में, ओव्यूलेशन टाइम पे हो रहा है या नहीं, हार्मोन लेवल हमारा बैलेंस है या नहीं, फैलोपियन ट्यूब के बारे में जानते हैं। जैसे फैलोपियन ट्यूब में नलिकाएं होती हैं, ये खुली है या बंद है या डैमेज है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पार्टनर के स्पर्म के बारे में, स्पर्म के काउंट के बारे में, स्पर्म की गति कैसी है, उसकी रचना कैसी है, इन सभी के बारे में हम जानते हैं। लगभग 60% कपल में यह प्रॉब्लम रहती है, लेकिन 40% कपल में यह सब नॉर्मल होता है, पर फिर भी आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते। इसका मतलब कुछ तो रीज़न है। इन्हें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी में फर्टिलिटी चांसेस बढ़ाने के लिए हम इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन IUI की सलाह लेते हैं। IUI क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, चलो जानते हैं। IUI फीमेल को कंसीव करने में हेल्प मिलती है। तो इसमें पार्टनर का स्पर्म लेकर उसे वॉश करके उसकी गति बढ़ाते हैं और कैथेटर जो होता है उसमें कैथेटर में इसको डालकर सर्विक्स में बाईपास करा के यूट्रस में डिपॉजिट करते हैं। सर्विक्स के मुंह पर जो एंटीबॉडी रहती है, जो स्पर्म को मार देते हैं। वो जो एंटीबॉडी होती है वो स्पर्म को किल कर देती है और उसकी गति में अवरोध उत्पन्न करती है। इसके लिए हम IUI करते हैं, यानी इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन करते हैं। ओव्यूलेशन तो हो जाता है, ओव्यूलेशन तो होता है, लेकिन ट्यूब जो होती है फैलोपियन ट्यूब भी ओपन होती है, लेकिन ट्यूब में प्रॉब्लम हुई तब हम क्या करेंगे? तो ओव्यूलेशन के बाद ट्यूब को एग अपनी तरफ मूवमेंट कराकर ट्यूब तक लेकर जाना होता है। स्पर्म छोड़ने हैं और स्पर्म व एग का निषेचन करवाना है। कभी कभी एग व ट्यूब का संबंध भी अपोजिट साइड वर्क करता है, तो कारण यह नहीं होता है कि ट्यूब खुली है तो सब नॉर्मल है। कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल फंक्शन भी इसे डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए ओव्यूलेशन के दौरान एग को ट्यूब मूवमेंट कराकर अंदर ट्यूब में इंसर्ट नहीं करा सकती और IUI फेल हो जाता है। IUI के फेल होने का यह भी एक मुख्य कारण है। इसके बाद हम दूरबीन की सहायता से भी हम फीमेल को कंसीव कराने में हेल्प करवा सकते हैं। दूरबीन की सहायता से जब फीमेल को कंसीव कराने में हम हेल्प करते हैं तो उसे हिस्टेरोलैप्रोस्कोपी कहते हैं। इसके लिए हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और पेट में दूरबीन की सहायता से एग एंड ओवरी के मध्य रिलेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। इनफर्टाइल कपल में कौन से इन्वेस्टिगेशन आप ले सकते हैं? इनफर्टाइल जो कपल होते हैं उनमें कौन कौन सी जांचें आप ले सकते हैं? जैसे मेल पार्टनर में स्पर्म एनालिसिस होता है, आपके स्पर्म सैंपल का टेस्ट होता है। फीमेल में फैलोपियन ट्यूब, जो दोनों फैलोपियन ट्यूब होती है और दोनों ओवेरीज होती हैं, दोनों का नॉर्मल होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपका पीरियड नॉर्मल है या नहीं, आपका वेट नॉर्मल है या नहीं। अगर आपका पीरियड एबनॉर्मल है तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है, वरना आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वेट के बारे में बात करें तो वेट नॉर्मल है या नहीं, ज़्यादा है तो आपको थायराइड टेस्ट करवाना होगा। आपको वेट के लिए आपको थायराइड टेस्ट करवाते हैं, तो थायराइड टेस्ट में अगर आपका वेट बढ़ा हुआ होता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म T3 T4 लेवल का इंक्रीज़ होना पाया जाता है। अंडर वेट हो तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। प्रेगनेंसी कंसीव न कर पाने का यह एक मेन रीज़न भी हो सकता है थायराइड, जब हमारा गर्भाशय कंसीव करने में असफल हो जाता है। चलो नेक्स्ट रीज़न के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट रीज़न होता है एडेनोमायोटिक। एडेनोमायोटिक क्या होता है, चलो जानते हैं। जब हमारा गर्भाशय एडेनोमायोटिक रहता है, यानी मोटा रहता है, हमारे जो गर्भाशय की लेयर्स होती है, गर्भाशय की जो मसल्स होती है वो काफ़ी मोटी हो जाती है, तो कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। एक एज होती है, एक एज लिमिट होती है, जैसे कि 30 एज के बाद बहुत सी फीमेल में
टिक रहता है। इसमें होता क्या है, गर्भाशय की जो लेंथ के बारे में बात करें तो गर्भाशय की लंबाई 7 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई वेट के बारे में बात करें तो यह 4 to 5 सेंटीमीटर रहती है। इसके अंदर एंडोमेट्रियम लेयर होती है। एंडोमेट्रियम लेयर का भी एक फंक्शन होता है। एंडोमेट्रियम लेयर हर महीने तैयार होती है, हर महीने यह वर्क करती है बेबी कंसीव करने के लिए। यह वेट करती है। ओव्यूलेशन होने के बाद बेबी कंसीव ना होने पर यह ब्लीडिंग के रूप में वेजाइना के द्वारा बाहर आती है। इसे पीरियड्स कहते हैं, इसे मेंस्ट्रुएशंस कहते हैं। जब यह अंदर की ओर लेयर मसल्स में जाकर ग्रोथ करने लग जाती है तो एडेनोमायोटिक स्टार्ट हो जाता है। यूट्रस की जो मसल्स में यह एंडोमेट्रियम अंदर धंस जाती है और वहाँ पर इम्प्लीमेंट होकर ग्रोथ करना स्टार्ट करती है और 15 दिन में ओवुलेशन के दौरान बाहर आ जाती है। यह साइकिल जो होती है वह लेयर मायोमेट्रियम में है। उसकी लेयर में वहाँ भी होता है लेकिन वहाँ इंटरनल मेंस्ट्रुएशन होता है। जो मायोमेट्रियम की लेयर होती है वहाँ पर भी यह इंटरनल मेंस्ट्रुएशन होता है। इंटरनल मेंस्ट्रुएशन के कारण एक्सटर्नल मेंस्ट्रुएशन वहाँ नहीं होता है एंड इंटरनल ब्लीडिंग मसल्स में होती है और वहाँ की जो मसल्स होती है वह धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, धीरे धीरे वह ग्रोथ करने लगती है और मोटी हो जाती है। तब पीरियड्स में दर्द होता है। जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान पीरियड्स में दर्द होता है। यूट्रस मोटा हो जाता है। अगर यूट्रस मोटा होगा तो यूट्रस में बेबी इम्प्लांट होने में प्रॉब्लम होने लगती है। एंडोमेट्रियम में चेंजेस होने के कारण इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है और यूट्रस के एंडोमेट्रिक होने के कारण फैलोपियन ट्यूब व ओवेरी के फंक्शन में भी डिस्टर्बेंस हो जाता है। इन दोनों का संबंध बिगड़ जाता है। यूट्रस के बड़े हो जाने के कारण फैलोपियन ट्यूब व ओवेरी के संबंध बिगड़ते हैं और ओवुलेशन के दौरान जो रिलीज़ एग होता है वह रिलीज़ एग ट्यूब में पहुंचने में असमर्थ होता है, यानी कि वहां तक पहुंच पाने में डिसेबल होता है। अगर फैलोपियन ट्यूब व ओवेरी के मध्य संबंध बिगड़ेंगे तो फैलोपियन ट्यूब जो एग को अपनी तरफ मूवमेंट कराती है, अपनी तरफ जो खींचती है वो प्रोसेस नहीं हो पाती और एक फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता। ये सब कारण होते हैं बेबी कंसीव ना कर पाने के और इस प्रोसेस को हम एडेनोमायोटिक कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।